बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदारों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने ये कहने का मौका दिया है, इस शरफ़ से नवाजा है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा पेपर हुआ है वो रेवेन्यू लॉज़ का हुआ है। और रेवेन्यू लॉज़ में इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी नज़र आ जाएंगे। हमें जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो 80 प्लस और 90 प्लस के हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो 90 के करीब हैं, कुछ 90 से ऊपर भी हैं। 80 प्लस तो हर दूसरा तीसरा बंदा कह रहा है। इस सब के पीछे सबसे बड़ा तो अल्लाह ताला का एहसान है, दूसरा है मेहनत और ट्रस्ट। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की। आखिरी वीक में तो हम डे नाइट आपको सर्विस दे रहे थे, जो उसमें आपके जैसे मैसेजेस आते थे तो हम आपको गाइड करते थे। लेक्चर्स में हमने 3 एक्ट्स को जो है वो डे 1 से मेंशन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लेवल तक तकरीबन 95 नंबर का पेपर इन तीनों एक्ट्स में से आया। और उसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टेम बड़ा मैच करता, तो ज़ाहिर है जब हमने बहुत इन डेप्थ चीज़ें करवाई तो ज़ाहिर है पेपर तो उन्हीं एक्ट्स में से आना, तो कोई नई चीज़ तो नहीं आ जानी। और फिर बुक भी आप लोगों तक पहुंचाई और उसमें एक मिस्टेक भी हमसे हुई, उस पर थोड़ी सी माजरत भी है। हमने सेकंड पोर्शन जो उसका था उसमें की में एक फार्मूला गलत लग गया, उसको हमने फौरी तौर पे अपडेटेड की, शेयर करके रिकवर भी किया, कम्युनिटी मैनेज की और आप लोगों को व्हाट्सएप के मैसेज तक हमने गाइडेंस दी। और कल तक की ये मेहनत थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेहरे पे और बहुत सारे बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है। देखिए, कामयाबी के 2 स्टेप होते हैं मेजर। पहला स्टेप होता है कि आप अपने किए पर सेटिस्फाई हो जाएं और अल्टीमेट सक्सेस तो अल्लाह के हाथ में है ना, वो हमारे हाथ में तो नहीं है। और बच्चे जो पहला लेवल है सक्सेस का वो उन्होंने अचीव किया है। उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अब मैं यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से मैसेजेस तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें ये मैसेजेस किए हैं कि वो 80 प्लस 90 प्लस वाले ही बच्चे हैं। और आपको रिज़ल्ट भी नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं सारे बच्चों के लिए, जिसने एग्ज़ाम दिया सबके लिए दुआ गो हूँ और मेरे लेक्चर सबके लिए थे। बुक या जो भी सर्विसेज हम देते थे, कोई स्पेसिफिक पेड सेशंस के अलावा बाकी सब कुछ फ्री था। और हमने टेस्ट सीरीज़ भी तकरीबन 4 से 5 फ्री लॉन्च की स्कॉलरशिप्स वाली। और अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सीटें आएंगी उस पर मज़ीद हम ज़्यादा फोकस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। सेकंड एडिशन रेवेन्यू लॉज़ का लेके आएंगे और इंशाल्लाह डेडिकेशन को भी मज़ीद बढ़ाएंगे। अब आते हैं मेरिट इसका कितना होगा। अगर तो हम अपने ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे तो हर बच्चा जो है वो 70 की तो बात ही कोई नहीं कर रहा है, 80 प्लस और 90 प्लस की बात कर रहे हैं। इसका जो मेजर इम्पैक्ट है ना वो पड़ना है ओवरऑल मेरिट पे। तो जो बच्चा 80 प्लस इसमें से ले रहा है, उर्दू अगर अच्छा पेपर हो तो 60 भी दे जाता है और इंग्लिश वाला जस्ट बेशक 40 आ जाए। 100 नंबर आपका इंग्लिश उर्दू में से हो गया, 80 आपके ये हो गए, तो भाईजान आप 40 45 50 अगर जीके में ले चुके हैं तो आप मेरिट के बहुत करीब हैं। रेवेन्यू लॉज़ वो मेजर पेपर है। रेवेन्यू लॉज़ का स्कोर मेजर एक फैक्टर होगा आपके रिज़ल्ट के अंदर। तो जो लोग 70 प्लस हैं वो आज से ही अपना उर्दू इंग्लिश का जो वो उधर करके आए हैं उसको आप जो है वो तसल्ली से देखें। उर्दू में तो ज़्यादा मसला नहीं होगा क्योंकि एक मल्टीपल क्वेश्चंस है ना, तो रिकवरी भी हो जाती। इंग्लिश ऐसे अगर आपने सही अटैम्प्ट किया है सही डायरेक्शन में और कोई बड़ी गलती या मेजर ब्लंडर नहीं आपने किया तो आप अपने आप को मेरिट में समझें। यानी 70 प्लस रेवेन्यू लॉज़ में, 40 प्लस आपके जीके में और उर्दू इंग्लिश में मिला के अगर 100 आप हैं तो आप 250 के करीब चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये मेरिट की ही बात है, यानी ये मेरिट के करीब की बातें हैं सारी। आप लोग अपना स्कोर कैलकुलेट करें और यहाँ पे कमेंट में हमें बताएं भी, और ये भी बताएं कि आपने तैयारी कहाँ से की है, ताकि हमें भी आइडिया हो कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और मज़ीद हम जो है अपनी डेडिकेशन को इंक्रीज़ करें। और दूसरी बात कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है, आप समझते हैं कि वो मौजूद था पेपर में, तो उसकी मिलती जुलती स्टेटमेंट हमें दे दें, हम इंशाल्लाह उसको भी उसके ऊपर भी आपको आंसर दे देंगे। तो चलें जी, अब आगाज़ करते हैं। ये था जी वो शाहकार जिसका हमने 2 साल इंतज़ार किया। तहसीलदार रेवेन्यू लॉज़ पेपर 10 अगस्त 2025 सेकेंड टाइम का पेपर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। एज पर एक्ट 6 क्लासेस। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एनेक्टेड ऑन, तो इसमें 7 दिसंबर जो है वो पब्लिश डेट है, तो 7 दिसंबर के अलावा कोई मौजू डेट नहीं थी, तो यही करेक्ट आंसर है। एलिनेशन इन विच चैप्टर, तो ये चैप्टर नंबर 5 में है।
मीनिंग ऑफ मौज़ा, ये जो मौज़ा एड्रेस वगैरह में आता है, तो ये विलेज और स्टेट सर्कल जो होता है उसको हम मौज़ा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु कैन सर्वे एंड डेमार्केट लैंड अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो कौन किसके इख्तियारात में है, कौन ये कर सकता है, तो ये कलेक्टर साहब के इख्तियारात हैं। उसके बाद सेक्शन 34 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट इज़ अबाउट, तो ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो वाला इंटरेस्ट है कि कोई एक्सेसिव पेमेंट चली गई है तो 8% जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कलेक्टर को, ये वो वाली बात। उसके बाद है नंबर 7, द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू प्रोवाइड लैंड व्हाट द कंपनी नीड्स टू शो एज अ प्रूफ। देखिए कुछ कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट बाउंड होती है, ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। फॉर एग्जांपल रेलवेज़ का देख लें कि जब भी उनको ज़मीन चाहिए होगी तो सरकार उनको ज़मीन देगी, तो उस वक़्त उनको जो प्रूफ देना होगा वो जो सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी जो ऑर्डर होगा उसी की कॉपी वो दे देंगे कि भाई हमें ज़मीन दें, सरकार ने हमारे साथ वादा किया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वन अपील लाइज टू कलेक्टर, तो कलेक्टर साहब को 30 दिन में, कमिश्नर को 60 दिन में और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 90 दिन में अपील का आपके पास टाइम होता है, इतने टाइम लिमिट है। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन रिपोर्ट हुए हैं, आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा अपील का। नेक्स्ट है व्हेन अ टेनेंट मेक्स इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड व्हाट लैंडलॉर्ड डू फॉर रेंट एनहांसमेंट, जब टेनेंट जो है वो जो किसान जो है वो ज़मीन पे कोई नई चीज़ बना लेता है तो लैंडलॉर्ड जो है वो कलेक्टर साहब को अप्लाई कर सकता है कि भाई मेरा रेंट बढ़ाया जाए, मेरी ज़मीन के ऊपर कोई नई चीज़ भी जो है वो बन गई है, यहाँ पे कोई मकान बना लिया गया है, ये मज़ीद फ़ायदा ले रहा है ये बंदा मेरी ज़मीन से, मुझे मज़ीद किराया चाहिए। इसकी डिफरेंट और जो है वो सूरत हाल हो सकती है, बाज़ औक़ात ज़रूरी होती है वो चीज़ और उसके पैसे टेनेंट लेता है, और बाज़ औक़ात वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ टेनेंट को चाहिए होती है, तो लैंडलॉर्ड भी पैसे लेता है, भी मेरी ज़मीन के ऊपर आपने मकान बना लिया, रेंट बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट है अ नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट नीड्स टू सीक, एक तो है ना ऑक्यूपेंसी टेनेंट, एक है नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, तो उसको नई चीज़ बनाने के लिए कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट, कोई मकान वगैरह उसने ज़मीन पे बनाना है तो उसको किसकी परमिशन चाहिए? नॉन ऑक्यूपेंट जितने होते हैं उनको लैंडलॉर्ड की परमिशन चाहिए, ऑक्यूपेंट जो होते हैं वो कलेक्टर साहब की परमिशन से करते हैं। नेक्स्ट है 11, विच सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट इज़ अबाउट मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड ऑनर, तो ये 42 था, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, आफ्टर एजेक्टमेंट ऑप्शंस फॉर टेनेंट, तो अच्छा ये ना क्वेश्चन मिक्स हो गया मुझे लगता है। उसके पास 1 साल का वक्त होता है अपना केस दायर करने के लिए, अगर उस केस में वो हार जाए, एक तो ये 1 साल वाला क्वेश्चन था, अभी आप ये 13 नंबर इसको समझ लें, ठीक है। 12वां ये है कि एजेक्टमेंट के बाद उसके ऊपर पाबंदी क्या लगती है, 13वां क्वेश्चन ये है, 12वां ये, ठीक है। ऑप्शन होता है उसके पास 1 साल में क्या करना है, उसने अपील दायर करनी, उस अपील में अगर वो हार गया तो नेक्स्ट उसको कोई भी सूट दायर करने की इजाज़त नहीं होती। एजेक्टमेंट के बाद अगर ये एजेक्टमेंट जो है कोर्ट ने कर दी है, अगर तो इलीगल हुई है ना, तो फिर तो 1 साल का टाइम है, पहले क्वेश्चन 13 समझें बाद में 12 समझें। और अगर वो अपना केस हार गया, 1 साल के अंदर उसने केस सूट किया है कि मुझे बिला वजह निकाल दिया गया है, गैर कानूनी तौर पे लैंडलॉर्ड ने मुझे उठा दिया है, अगर वो केस हार जाता है तो फिर वो आगे अपील नहीं कर सकता, ये इसको हम कहते हैं बार ऑन सूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हु डील्स विद लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तहसीलदार होता है और चीफ ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है इसको भी हम लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी हम तहसीलदार ही कहते हैं, ठीक है। ये 2 बड़े कीवर्ड थे, चीफ ऑफिसर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल का वर्ड, ये दोनों एक्ट से एज इट इज़ चीज़ें उठाई गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टर अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो इसमें सुपरवाइज लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा तो इंतज़ामी उमूर भी डीसी साहब देखते हैं, लेकिन एक्ट के तहत उनकी जो मेजर जिम्मेदारी है वो ये सुपरवाइज करना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को ही है। उसके बाद है सेक्शन 29 ऑफ द टेनेंसी एक्ट, ग्राउंड्स फॉर रिमिशन ऑफ रेंट बाई कोर्ट, तो ये जो रिमिशन होती है, फॉर एग्जांपल
अदालत के पास केस आया है कि भी मैंने तो जो है लैंड रेवेन्यू पूरा दिया है और या फिर किसी और तरीके से गवर्नमेंट ने ले लिया है, लेकिन मेरी ज़मीन तो काश्त ही नहीं हो रही, वहाँ तो सैलाब है या इस तरह का कोई मामला है, तो गवर्नमेंट कहती है कि इनको रिमिट कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। ठीक है, किसी भी सूरत में वापस हो सकता है। तो ये वाला जो काम है ये कोर्ट करती है। ठीक है, ये रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ये वाला सेक्शन का कनेक्शन क्वेश्चन में था। अच्छा, 18 में था सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी लैंड की बात होने लगी। द कलेक्टर विल रिपोर्ट टू सेल होने के बाद जो कलेक्टर साहब हैं वो कमिश्नर साहब को बताएंगे ये चीज़ सेल हो गई है। 30 दिन कंफर्मेशन टाइम होता है, उसके अंदर अंदर अगर डिफ़ॉल्टर पैसे दे तो ठीक है, अदरवाइज फिर फाइनल है सेल। 19 है टाइम फॉर एजेक्टमेंट। तो ये जो टाइम एजेक्टमेंट ये होता है ना, ये क्वेश्चन मुझे बताया गया है कि ये थोड़ा सा अपोजिट बन गया था, लेकिन इसका आंसर जो है 1 मई से 15 जून ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स सेंट टू आरओ। इसका कुछ स्टेटमेंट्स थी कि आरओ को जो आर्बिट्रेटर का अवार्ड जाता है वो रिटर्न जा सकता है, बाई पोस्ट भी जा सकता है, विद रीज़न होता है वगैरह वगैरह। तो उसमें जो सही स्टेटमेंट थी वो विद रीजंस और बाई पोस्ट वगैरह वाली थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ़ एनी पार्टी डजंट अटेंड द अप्रेजमेंट। अप्रेजमेंट पता क्या होती है? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो फसल की अपोर्शनमेंट होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, उससे पहले उसकी अप्रेजमेंट होती है, असेसमेंट होती है कितने की है या कितनी है। ठीक है, तो वो जो अप्रेजमेंट है, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का झगड़ा कोई है, वो डायरेक्ट इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो आरओ साहब कोई जो है ना वो असेसर अपॉइंट करते हैं। असेसर वहाँ पे जाकर अप्रेजमेंट करते हैं या एस्टीमेट लगाते हैं। अगर उस वक्त कोई पार्टी लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो वो एक्स पार्टी कर सकते हैं, यानी यक तरफा फैसला करने के मजाज हैं। ठीक है, कौन? असेसर्स। 22 है ओनली वन कैन बी अरेस्टेड अपॉन वारंट। वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होती, इस तरह का एक सवाल था। नेक्स्ट था 23 नंबर हमने बनाया, वन कैन नॉट बी अरेस्टेड व्हेन द क्रॉप सीजन इज रनिंग। कोई वहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट थी कि जो अरेस्ट का ऑप्शन है वो उस वक्त नहीं लग सकता जब कोई क्रॉप जो है वो रनिंग, क्रॉप सीजन रनिंग हो, फसल अभी उसने उठाई नहीं हो, आप उसको उठा लेंगे, उसकी फसल ख़राब हो जाएगी ना, बाद में बंदे को उठा लें। एग्रीकल्चर ईयर जो है वो स्टार्ट होता है लैंड रेवेन्यू एक्ट का 1 जुलाई से। 25 नंबर है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट पीरियड ऑफ स्टेटमेंट। ये जो कलेक्टर साहब ने ज़मीन लेनी है, नोटिफिकेशन के बाद इंक्वायरीज वगैरह होती हैं और फिर स्टेटमेंट्स ली जाती हैं। लोगों से जो स्टेटमेंट्स लेनी है कि मैं राज़ी हूँ भाई मेरी ज़मीन ले ली जाए इतने पैसों में, उसका टाइम होता है 15 दिन, 15 डेज होता है। नोटिस टू द ऑक्यूपायर, अगर कहीं पे एंट्री ज़रूरी है और घर बस रहा है, किसी का रहायशी मौजूद है वहाँ पे, तो उनको या तो ऑन द स्पॉट वर्बल परमिशन लेनी है या फिर 7 दिन पहले आपने नोटिस देना है। तो वहाँ पे ऑप्शन जो था ना वो रिटन परमिशन पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे बताया गया है कि नोटिस टू द ऑक्यूपायर। तो रिटन परमिशन तो चूँकि होती नहीं है तो फिर ये वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हेन बाउंड्री फिक्सेशन ऑफ द रिवर एरिया इज फाइनल। कब होती है फाइनल? कमिश्नर साहब के अप्रूवल के बाद होती है। नो कंपनी फॉर विच एनी लैंड इज एक्वायर्ड अंडर दिस पार्ट शेल बी एंटाइटल्ड टू ट्रांसफ़र। तो लैंड एक्विजिशन के तहत अगर किसी कंपनी ने ज़मीन ली है तो चूँकि कंपनी का और पंजाब गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट होता है, तो कहीं वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जब तक सरकार उसको, यानी पंजाब गवर्नमेंट ऑप्शन था, ये पंजाब गवर्नमेंट उसको परमिशन ना दे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रीअसेसमेंट नॉट डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, हाउ मच टाइम गिवन बाई आरओ टू फाइल केस इन कोर्ट। वो कहते हैं कि 30 दिन में अपना फैसला करवा लें, 30 दिन तक कार्रवाई रुक जाती है, अगर वो नहीं करवाएं तो फिर आरओ साहब अपनी अदालत लगा लेते हैं। ठीक है, और 31 है कि व्हेन कलेक्टर कैन करेक्ट हिज मिस्टेक। ये जो आर्डर्स में मिस्टेक्स होती है ना, अरिथमेटिक मिस्टेक्स, क्लैरिकल मिस्टेक्स, तो इसका कोई टाइम नहीं होता, जब भी वो चाहें आप एप्लीकेशन दे दें या
आप बता दें जाके उनको, या फिर वो खुद प्रिवेल करे कोई चीज़, तो वो किसी भी टाइम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 32 है कि इन द रेफरेंस ऑफ अप्रेजमेंट, ये जो अप्रेजमेंट के ऊपर बात हुई है असेसर वगैरह की, कि लैंड रेवेन्यू जब लेना है, या सॉरी रेंट लेना है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान वाला मामला, तो फसल की अप्रेजमेंट के लिए जब असेसर्स अपॉइंट होते हैं, तो इस केस में असेसर्स की कास्ट जो है वो जो एप्लीकेशन देगा उसी से ली जाएगी, ठीक है जी। नंबर 33 है एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन क्लेम एडिशनल कंपनसेशन अंडर विच सेक्शन। तो ये 18 नंबर सेक्शन है लैंड एक्विजिशन का, एडिशनल कंपनसेशन, उसके अंदर एडिशनल कंपनसेशन हो सकती है। नंबर 34 है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट पावर्स ऑफ द कलेक्टर। तो कौन सी है? टू इंश्योर अटेंडेंस एंड समन ऑफ द पर्सन इंटरेस्टेड। तो इसमें कोई और तरह के ऑप्शंस होंगे जो नहीं थे अप्रोप्रिएट, तो ये वाला था, ठीक है, समन की पावर के रिलेटेड था। नंबर 35 है कि इफ समबडी डजंट टेक कंपनसेशन मनी, अगर वो नहीं लेता कंपनसेशन मनी तो फिर कलेक्टर क्या करेगा? वो कोर्ट में जाके जमा करवा देगा, ठीक है। इसकी फुल स्टेटमेंट शायद इस तरह से थी कि कोई टाइटल का इशू हो या फिर कोई बंदा ले ही नहीं रहा, तो ये फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये किसका है, तो फिर उसको मिल जाएगा। नंबर 36 है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जितनी भी होती हैं ये पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 193 टू 219 एंड 228 के तहत होती है। और 37 है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो नेम ऑफ लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स और उसकी टाइप लैंड वगैरह की, ये इस तरह की एक स्टेटमेंट थी, वो करेक्ट थी। 38 है कि पार्सल ऑफ लैंड इज कॉल्ड, जब वो एनी एग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान होता है उसको हम टेनेंसी कहते हैं। 39 है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट पॉसिबल बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। ये है कि आप बैठे रहें, सरकार ने आपको उठाया, फिर भी बैठे रहें, सरकार ने वो ज़मीन किसी और को दे दी, फिर भी आप बैठे रहें, तो वो तो इलीगल हो जाता है ना। सरकार की किसी शिक के तहत आप बैठेंगे तो ज़मीन आपको मिलेगी। ऑक्यूपेंसी, एक्यूरेसी लिखा हुआ है, ऑक्यूपेंसी, ये ऑक्यूपेंसी है। मेयर लैप्स ऑफ टाइम, सिर्फ लैप्स ऑफ टाइम की वजह से नहीं आपको ज़मीन मिलेगी, बाकी वाली शराइत भी आपने पूरी करनी। 40 है समबॉडी हु इज़ नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट इज असाइंड लैंड रेवेन्यू अंडर द टेनेंसी। तो ये जागीरदार होते हैं जिनको लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मिलती है। उसके बाद है रेंट वंस एनहांस्ड कैन नॉट बी एनहांस्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो अगले 5 साल के लिए नहीं होगा। सब लेटिंग फॉर हाउ मेनी ईयर, तो 7 साल के लिए। एक बंदे ने ज़मीन ली, उसने आगे फिर किसी को दे दी लीज वगैरह की ना, तो ये लीज वगैरह वो सब लेटिंग हम उसको कहते हैं। 43 है इफ नॉन मुस्लिम ऑक्यूपेंसी टेनेंट डाइज, मर जाता है तो फर्स्ट राइट किसका होता है? हिज, वो जो उसके लीनियल डिसेंडेंट में से जो मेल होगा वो होगा उसका पहला हकदार। 44 है कि टेनेंसी एक्ट 1887 हु मे नॉट बी अ टेनेंट। तो ये मॉर्टगेजी वगैरह वहाँ पे ऑप्शन था, उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्यूपेंसी, वो जो जिसको हम टेनेंट की शक में नहीं लेते, ठीक है। 45 है कि टोटल पीरियड ऑफ फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट अंडर लैंड एक्विजिशन, ये 12 महीने होता है डिक्लेरेशन मीन डिक्लेयर कर दिया ये ज़मीन हमारी है। जो एंड प्रोसेस है नोटिफिकेशन से लेके इंक्वायरीज हो गई, ऑब्जेक्शन फलां सारा कुछ हो गया, डिक्लेरेशन तक 12 महीने टाइम होता है, 1 year। 64 है कलेक्टर कैन सरेंडर लैंड इफ़ ही इज़ अ मजिस्ट्रेट। एक तो ये है कि अगर उसके पास खुद मजिस्ट्रेट की पावर नहीं तो वो मजिस्ट्रेट से क्या के सरेंडर करवाएगा, और अगर वो खुद है तो खुद सरेंडर करवा लेगा। 47 है somebody who doesn't allow land acquisition in his penalty acquisition act his penalty, क्या उसकी पेनल्टी है? 1 महीना कैद है, 50 रुपये फाइन है, या दोनों हो सकते हैं। 48 है स्टैम्प ड्यूटी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जारी करते हैं, कितनी होगी?
और 49 है कि रजिस्टर वाजिबुल अर्ज, इसमें विलेज की कस्टम्स वगैरह, कहीं मेला होता है तो वहाँ पे उस लैंड को खाली रखा जाएगा वगैरह वगैरह, कोई दरबार है, इस किस्म की चीज़। 50 है कि पीरियड ऑफ टेम्पररी टेनेंसी 1 ईयर, ये असल में कहा जाता है कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एक्ट में कोई मेंशन नहीं हुआ। 51 है ये 1 ईयर मैंने इस लिहाज से लिखा था कि ईयर टू ईयर भी कुछ होते हैं टेनेंट्स, ठीक है, लेकिन चूंकि मेंशन नहीं हुआ तो फिर हम इसको नो फिक्स टर्म कह सकते हैं। 51 है BOR कमिश्नर कलेक्टर लिमिटेशन, अपील की लिमिटेशन है, ये 30, 60 और 90, ये कोई स्टेटमेंट थी वहाँ पे, ठीक है। और पार्टीशन इज डन, पार्टीशन कौन करता है? रेवेन्यू ऑफिसर करता है। फाइनल जुरिस्डिक्शन डिसीजन बाय मिस्टेकन जुरिस्डिक्शन, देखें सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट दोनों में से पावर्स किसकी थी कोई फैसला करने की? अगर सिविल कोर्ट का फैसला RO ने यानी RC ने, रेवेन्यू कोर्ट ने कर दिया, इसको करेक्ट और वैलिडेट हाई कोर्ट कर सकती है। व्हेन कलेक्टर विथड्रॉज, जब कलेक्टर कहता है हमें ज़मीन नहीं चाहिए, तो क्या इसी तरह छोड़ देगा? नहीं, उस वक्त तक जितना नुकसान हुआ है वो देगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन की कास्ट अगर दरख्वास्त गुजार की आई है तो वो उसमें शामिल नहीं होगी। 55 है कि वाइल मेकिंग अवार्ड द रेट कौन सा होगा? मार्केट रेट होगा। 56 है हु इज़ एट लिबर्टी टू विदड्रॉ फ्रॉम लैंड एक्विजिशन, कमिश्नर साहब इस मामले में बादशाह होते हैं कि वो किसी भी वक्त ज़मीन की एक्विजिशन को जो है वो छोड़ सकते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए। 57 है द सेट डिक्लेरेशन, ये वो ज़मीन की डिक्लेरेशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, तो वो वहाँ पे बाकी जो ऑप्शन होंगे वो सही नहीं होंगे। कंक्लूसिव एविडेंस यानी फाइनल एविडेंस या कंक्लूजन यानी फैसला कौन एविडेंस समझा जाता है उसको, वही ज़मीन बस पक्की हमारी है, इसके बाद कोई नहीं इसका जो हकदार। 58 है व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स लैंड देयर इज एन ऑब्जेक्शन, द ऑब्जेक्शन विल लाई बिफोर। अच्छा, अगर कोई कंपनी ज़मीन लेती है तो ऑब्जेक्शन वगैरह जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं जो पर्सन इंटरेस्टेड के होते हैं, जो DC साहब को जाते हैं। 59 है पावर्स टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, ऑल पावर्स टू BOR, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई केस विदड्रॉ करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, ट्रांसफ़र करना है, ये सारी पावर्स BOR के पास होती है। तो ये भी कोई स्टेटमेंट थी, ठीक है। हु कैन कलेक्ट रेंट ऑफ एन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द टेनेंसी एक्ट, तो वो कौन कलेक्ट करता है, ठीक है। असल में ये था कि अगर कोई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसका रेंट किसको मिलना चाहिए? क्या टेनेंट सबको अलग अलग देगा? नहीं, ये दरअसल रेवेन्यू ऑफिसर के पास आता है, रेवेन्यू ऑफिसर फिर उनको अपॉर्चुनमेंट में देते हैं और इसके लिए वो किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। RO साहब कलेक्ट कर सकते हैं या RO साहब किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं। अपील लिमिटेशन अगेंस्ट द असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ DC साहब को अपील 30 दिन में होती है। लैंड ट्रांसफ़र, हाउ मच टाइम डज द लैंड ऑनर, यानी ये जो लैंड लॉर्ड और टेनेंट इनके दरमियान ये मामला होता है कि टेनेंसी अगर ट्रांसफ़र आगे हो रही है तो पहला हक होता है लैंड लॉर्ड का, ठीक है, और वो ज़मीन रख सकता है, तो 30 दिन का उसको टाइम मिलता है। ये जो बच है ये एक्सक्लूडेड एरिया होता है जो अनअसेस्ड होता है, खराबा गया अनकल्टिवेबल या फिर वेस्ट लैंड किसी फील्ड में, उसको हम खराबा कहते हैं। बेकार होता है अनपेड लेबर, सेटलमेंट आती है लैंड रेवेन्यू वगैरह की फिक्सेशन में, ठीक है। उसके बाद कोर्ट अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो ये प्रिंसिपल कोर्ट होती है आम हमारी सिविल कोर्ट, ये भी कोई स्टेटमेंट थी उधर। 68 है रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स आर सबॉर्डिनेट, तो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर अगर देखा जाए तो BOR के ही सारे सबॉर्डिनेट हैं, ये जितने ऑफिसर्स होते हैं। 69 है प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इज स्टार्टेड बाय पटवारी, पटवारी से, ये मे बी स्टार्टेड या कैन बी स्टार्टेड, पटवारी साहब से स्टार्ट हो सकता है। 70 है अ लैंड ओनर कैन रिपोर्ट टू होम अबाउट लैंड एनक्रोचमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। ये जो इंक्रोचमेंट होती है ये रेवेन्यू ऑफिसर को इसकी रिपोर्ट देनी होती है। बंदा किसी ने
सरकारी जगह पे या अवामी जगह पे कब्ज़ा कर लिया। अगर कोई बंदा इंक्रोचमेंट नहीं छोड़ रहा तो उसको 500 फ़ाइन हो जाएगा, जो डेट फाइनल दी जाएगी एविक्शन की, ठीक है। अगर वो नहीं उठाता तो उससे आगे हर दिन का 50 रुपये जुर्माना जमा होता जाएगा। ये वाला इस तरह का ऑप्शन था वहाँ पे, वो ठीक होगा। 72 है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इज़ टू एक्वायर लैंड फॉर, तो कहते हैं कि पब्लिक पर्पज़ और कंपनी पर्पज़ दोनों था, ए और बी, लेकिन इसमें चूँकि ये क्वेश्चन किसी हद तक जो है वो एम्बिगुअस हो गया, एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो अप्रोप्रिएट आपका पब्लिक पर्पज़ हो सकता है, क्योंकि कंपनी पर्पज़ भी बाद में किसी हद तक किसी न किसी जगह पे पब्लिक पर्पज़ के लिए चीज़ों को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल जब हम लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी से कहा जाता है कि अगर आप उसमें कोई पब्लिक पर्पज़ का काम है तो वो भी हमें बताएं, कितने लोग आपके पास होंगे, क्या काम होगा, कोई अवाम के ख़िलाफ़ काम तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे भी किसी न किसी हद तक समझा जाता है। तो किसी हद तक मोस्ट अप्रोप्रिएट पब्लिक पर्पज़ ही है, ठीक है। दो ए एंड बी का चूँकि ऑप्शन नहीं था। 73 है कि प्रियम्बल ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसमें कहा गया कि ये वाला एक्ट जो है वो अमेंड रेवेन्यू लॉज, एडमिन असेसमेंट एंड रिलेटेड मैटर्स, अपॉइंटमेंट, पावर्स ऑफ ऑफिसर वगैरह, ये इस तरह की स्टेटमेंट होगी, ठीक है। पावर ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ एरिया, एरिया को एक्सक्लूड करना है असेसमेंट से, तो गवर्नमेंट की पावर होती है। हु इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग रूल मेकिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ आरओज, तो आरओज के रूल्स बनाना गवर्नमेंट के इख्तियार में। 76 है प्रोसीडिंग्स ऑन हॉलीडेज वुडंट बी इनवैलिड, क्वेश्चन ये था कि जो हॉलीडेज पे प्रोसीडिंग होती हैं सिर्फ यही एतराज़ हो कि ये हॉलीडे पे हुई है इसलिए ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कोई एतराज़ हो तो बन सकता है, लेकिन महज उनका हॉलीडे पे होना उनको इनवैलिड करार नहीं देता। 77 है अथॉरिटी ओवर अवार्ड मेकिंग, कौन बनाता है अवार्ड मेकिंग? डीसी साहब बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 78 है कलेक्टर डज व्हाट ऑन ऑब्जेक्शंस ओवर एक्विजिशन रिसीव्ड, जो ऑब्जेक्शंस आती हैं तो वो प्रोवाइड करता है हियरिंग चांस सबको। 79 है अपील अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन वाला फैसला जो सिविल कोर्ट ने किया है और उसकी अपील कहाँ पे होगी? उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, ठीक है। हु विल टेक पोजेशन ऑफ द लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन, तो कौन पोजेशन लेता है? कलेक्टर साहब लेते हैं, इख्तियारात कलेक्टर साहब का है, ठीक है। 81 पावर ऑफ इंक्वायरी क्लेम्स एंड अवार्ड, ये भी कलेक्टर साहब के पास है इख्तियार सारा। 82 है हु विल रेफर द केस टू द कोर्ट रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन, तो ये भी कलेक्टर साहब करते हैं। 83 है इन एनी एम्बिग्विटी रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लैरिकल मिस्टेक थी कि अपॉइंटमेंट लिखा हुआ था, ये है अपॉर्शनमेंट, और इसका जो मामला है वो कलेक्टर साहब कोर्ट को सेंड करते हैं। 84 एप्लीकेशन ऑफ एजेक्टमेंट टू आरओ, और किसी को एजेक्ट करना है किसी टेनेंट को, तो एप्लीकेशन किसको देनी है? रेवेन्यू ऑफिसर को। अच्छा 85 है, अच्छा यहाँ पे ना रेवेन्यू कोर्ट भी शायद ऑप्शन होगा, लेकिन वो मैं बता देता हूँ क्योंकि पहले ये आरओ को जाता है। आरओ अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान मामला हल नहीं करवा पाता, उनमें कोई फाइनेंशियल जो है वो उनकी डिमांड्स होती हैं कि इतने पैसे मेरे इसके देने, और दूसरा क्या था कि मेरे देने, तो फिर अल्टीमेटली ये कोर्ट पे जाता है, डायरेक्टली अप्लाई जो है वो आरओ साहब को होता है एजेक्टमेंट का केस। 85 है व्हेनेवर एनी लैंड शैल हैव बिन सो डिक्लेयर्ड, वो जब डिक्लेयर हो जाती है कि पब्लिक पर्पज़ या कंपनी पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हु विल बी डायरेक्टेड टू टेक ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर लेने का के लिए डायरेक्शन किसको मिलती है? कलेक्टर साहब। हु इज़ ऑथोराइज्ड और इन दिस बिहाफ, या खुद ऑथोराइज है या उसके बिहाफ पे कोई ऑथोराइज है कोई एजेंट, टू एंटर ओपन एंड सर्वे मेजरमेंट वगैरह के लिए, तो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये एंटर होते हैं सर्वे वगैरह या मेजरमेंट किसी भी लैंड की अगर करनी है, ठीक है। 87 है हु कैन लॉज क्रॉस ऑब्जेक्शन अंडर 22 सेक्शन है ए, ये अमेंडमेंट, तो पंजाब गवर्नमेंट उसका करेक्ट था। उसके बाद है
ऑर्डर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। कोई सिविल कोर्ट ने या क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि ये ज़मीन उसकी थी जी, लेकर दें, तो ये कौन लेकर देता है? ये कलेक्टर साहब देते हैं लेकर। 89 है हु अपॉइंट्स कमिश्नर ऑफ ए डिवीज़न, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डिवीज़न पे कमिश्नर्स को। तो ये हमने 89 जो है आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये हमारे पास 95 आए थे, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स एम्बिगुअस थी, वो हम नहीं यहाँ पे ऐड कर सके। और आपको एक और बात बता दूं, हमारे कुछ सीनियर्स ने जो है वो बड़ी तसल्ली से ये बात बताई है कि कुछ क्वेश्चन थे जिनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी थी, ठीक है, तो उनमें एक एक स्टेटमेंट थी ठीक थी, बाकी वाली गलत। तो उसमें ज़्यादातर का जवाब बी था, बी वाली स्टेटमेंट ज़्यादा लंबी थी, वो ठीक थी। कुछ का जवाब सी था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वाली ज़ाहिर है कोई स्टेटमेंट अगर लंबी लिखी गई है तो उसका कोई पर्पज़ ही है ना, ठीक है। और अब तक ये 89 है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे लाजमी लिखें। और इसके अलावा जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं इनसे या हमारी सीरीज़ से सीखा है, वो ज़रूर बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में कितने % जो है आपको स्टेम में डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। जो चीज़ आप यहाँ से समझ कर गए थे और आपको लगा कि उसी तरह की स्टेटमेंट, मिलती जुलती स्टेटमेंट या सेम स्टेम से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ। कमेंट में लाजमी बताना है कि नंबर आपके कितने बनते हैं। अगर कोई नया सवाल आपके माइंड में आता है तो वो भी आप बताएं। और ये भी लाजमी बताना है कि आपको हमारे लेक्चर से या हमारी जो एफ़र्ट्स हमने की हैं वहाँ से कितना फ़ायदा मिला, ताकि हम आइंदा भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आते रहें। अपना ख्याल रखना है, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।